बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है, जैसे कि आप टाइटल में पढ़ चुके हैं कि आज हम ओसीडी के बारे में बात करेंगे, यानी कि ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप मुझे अब ट्विटर पर भी, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और जीमेल, इन सब पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपकी जो भी क्यूरी है आप उसमें मुझ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी वॉट एवर आपको जो भी यूज़ करना है आप उसके थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के कंटेंट से। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे वीडियो का कंटेंट क्या होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। इसके वीडियो के जो होंगे वो भी 2 पार्ट होंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ओसीडी बेसिकली है क्या, ओसीडी को, जर्नल ओसीडी को किस तरह से ट्रीट करते हैं। उसके बाद जी हम जाएंगे कि ओसीडी के अंदर जो है वो अदर डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीन पर आपको शो हो रहे होंगे, इन सारों को हम कवर करेंगे अपने 2 वीडियोज़ में, ठीक है। तो पहले इस डिसऑर्डर्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी, फिर क्राइटेरिया ऑफ डीएसएम देखेंगे, फिर हम इसकी एटोलॉजी देखेंगे एंड देन वी गो फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। अच्छा जी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले ऑब्सेशन, ठीक है, और फिर है कंपल्शन, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज characterized by intense thought of repetitive behavior aimed at reducing anxiety, ठीक है। सबसे पहले इसमें होता है, एक थॉट होता है जो बार बार आता है और उसको कम करने के लिए हम उसको एक्ट करते हैं, तो ये हमारी एंजाइटी को कम करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ ओसीडी क्या चीज़ है। ओसीडी इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अ इंटेंस थॉट्स ऑब्सेशन। इंटेंस थॉट, इतने स्ट्रॉन्ग थॉट्स होते हैं कि आप उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप उनको अपने जहन से झटक नहीं सकते। ऑब्सेशन यानी कि वहम जो होते हैं वो क्या करते हैं, अनईजीनेस क्रिएट करते हैं, पैशन, फियर, वरी और रिपीटेटिव बिहेवियर्स और रिचुअल्स। अच्छा, पहले ये होता है कि थॉट अकर होता है, ठीक है। थॉट आता है, वो बार बार तंग करता है, डिसकम्फर्टेबल करता है, खौफ पैदा होना शुरू हो जाता है और इसके बाद जो है कंपल्शन आती है। कंपल्शन मतलब कि ऐसा काम जो कि हम इस एंजाइटी को या इस फियर को, इस थॉट को कम करने के लिए कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब कंपल्शन क्या होता है कि कंपल्शन रिड्यूस द एसोसिएटेड एंजाइटी। पीपल विद ओसीडी मे हैव जस्ट ऑब्सेशन और अ कम्बिनेशन ऑफ ऑब्सेशन कंपल्शन। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपल्शन जो होती है वो हम ऐसा एक्ट है या ऐसा काम है जो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस वहम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो ये एक सर्कल की तरह चलना शुरू होता है, पहले ऑब्सेशन होता है, फिर कंपल्शन, फिर ऑब्सेशन, फिर कंपल्शन, ऑब्सेशन कंपल्शन, एक सर्कल बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं कि ओसीडी में कुछ लोग जो सफ़र करते हैं इसके साथ, उनको सिंपल ऑब्सेशंस भी होते हैं, यानी कि उनको वहम भी होते रहते हैं और वहम एक कॉमन चीज़ है, ठीक है। आपको अक्सर ऐसा लगता है ना कि हम कहीं जा रहे होते हैं तो जहन में ख्याल आता है कि पता नहीं शायद ताला लगाया कि ना लगाया, ठीक है। किचन से बाहर आएंगे तो लगेगा स्टोव बंद किया कि नहीं किया, जल तो नहीं रहा, गैस तो लीक नहीं हो रही, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये ऑब्सेशंस हैं, ये नॉर्मली आते रहते हैं, लेकिन जब ये स्वेरिटी इख्तियार कर लेते हैं तो हम इनमें कंपल्शन आ जाती हैं। कंपल्शन कैसे आएंगी कि अगर हम सोच रहे हैं कि दरवाज़ा बंद किया था कि नहीं किया था, अब हम जा रहे हैं, अब हम वापस मुड़ के जाके देखेंगे बंद किया था कि नहीं किया था, तो हमने कंपल्शन की, ठीक है। तो इस तरह जो है ये सर्कल स्टार्ट हो जाता है और ओसीडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले बात करेंगे ऑब्सेशंस की। ऑब्सेशन यानी कि वहम क्या चीज़ होती है, ठीक है। ऑब्सेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ परसिस्टेंट यानी कि देर तक रहने वाले, अनइंटेंशनली यानी कि ये हम इरादी तौर पर नहीं लेके आते, गैर इरादी तौर पर आते हैं, एंड अनवांटेड थॉट्स, जिनको हम नहीं चाहते, ऐसे थॉट्स, अर्ज दैट आर हाईली इंट्रूसिव एंड अनप्लीजेंट और डिस्ट्रेसिंग, ठीक है। कॉमन ऑब्सेशन इंक्लूड्स concern about the germs, contamination, doubts, order of symmetry, spoon in the trays arrangement, ठीक है, and the urge to are excessive or lustful. Usually the person know that the such thoughts and urge are irrational and they tries to suppose or ignore them, but has a extreme difficult time doing so, ठीक है। अब इस सारी बातों का क्या मतलब था कि सबसे पहली ऑब्सेशन ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे वहम में आ जाती हैं, यानी कि हमारे दिमाग में ऐसे घुस जाती हैं कि हम उनको निकाल नहीं पाते, ठीक है। अच्छा, और वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होकर क्रिएट करना शुरू कर जाती हैं कि हम जो है तंग आना शुरू हो जाते हैं। और ये ओसीडी वाला जो बंदा होता है, आप यकीन करें इनकी हालत बहुत ख़राब होती है, ठीक है। यानी कि ये अपने आप से तंग आए हुए होते हैं, इतनी ज़्यादा ये डिस्टर्बेंस वाला ऑर्डर है। अब कहता है कि ऑब्सेशन किस तरह की होती हैं कि ऑब्सेशन में या तो लगता है कि
हाथ गंदे हैं, या जर्म्स हैं लगे हुए कपड़ों पर, या कंटेमिनेशन है किसी किस्म की। इसके अलावा जी किसी चीज़ की तरतीब को बार बार ठीक करते रहना, इधर उधर करते रहना, ठीक है। इसके अलावा जी कोई इसी किस्म की अर्ज होती है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अर्ज फील करवाए, और लस्टफुल यानी कि हवस भी जो होती है ना, मतलब कि एक्सट्रीम आपके अंदर पैदा हो जाए, तो वो भी ऑब्सेशन के तौर पर आ जाती है। और उसको कम करने के लिए फिर ज़ाहिर बात है हम कंपल्शन करते हैं, तो हम एक सिंफुल एक्ट की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्सेशन जो होती हैं वो इस कदर जो है वो ख़तरनाक हद तक होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो बंदा होता है उसको पता है कि ये थॉट्स जो हैं वो मुझे बार बार आ रहे हैं और ये मेरे अंदर एक किस्म की बेचैनी को क्रिएट कर रहे हैं। अब वो कोशिश करता है इनको मतलब कि ख़त्म करने की, लेकिन वो नहीं कर पाता और काफ़ी ये टाइम टेकिंग होता जाता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कंपल्शंस क्या चीज़ होती हैं, ठीक है जी। व्हाट इज़ कंपल्शन? कंपल्शन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर्स दैट एन इंडिविजुअल परफॉर्म इन ऑर्डर टू मिटिगेट द एंजाइटी दैट स्टीम फ्रॉम ऑब्सेसिव थॉट्स। अच्छा, कंपल्शन एक ऐसे रिचुअलिस्टिक बिहेवियर्स होते हैं, ऐसे रिवायती बिहेवियर्स हो सकते हैं, ये ऐसे बिहेवियर हो जाते हैं जो कि हम इस एंजाइटी को, जो ये थॉट्स क्रिएट करते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दे ऑफन इंक्लूड सच बिहेवियर रिपीटेड एंड एक्सटेंसिव हैंड वॉशिंग, यानी कि अगर लग रहा है जर्म्स हैं तो हाथ धोते रहना, ठीक है। सिमेट्री ख़राब लग रही है, चीज़ों को चेक करते रहना, ठीक करते रहना, जोड़ते रहना, ये करना वो करना, ठीक है। उसके बाद है दे में ऑल्सो इंक्लूड सच मेंटल एक्ट्स बाय काउंटिंग, प्रेयरिंग, रिसाइटिंग समथिंग फॉर वन सेल्फ एज वेल एज nervous rituals like touching to door knob and opening and closing a door a certain number of times from बिफोर लिविंग अ रूम। अच्छा, अब इसमें क्या है कि चीज़ों को पहले तरतीब देते रहना, ठीक है। अगर तरतीब नहीं सही हो रही फिर दोबारा से देना, ठीक है, चीज़ों को दोबारा से तरतीब करना। फिर इसके अलावा जी कुछ ऐसे मेंटल एक्ट्स होते हैं जैसे कि गिनते रहना, हाथों पर, उंगलियों पर, पोरों पर गिनते रहना, तस्बीह करते रहना। अच्छा, एक होती है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। अब उनमें जो है वो ऑब्सेशन कंपल्शन नहीं होती, ठीक है, वो एक रूहानियत की चीज़ है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत चीज़ डरा रही हो और उसमें आप जो है वो पढ़ते जा रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता आप क्या पढ़ते जा रहे हैं, तो वो जो है आप उसको ऑब्सेशन में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ इसमें क्या होती है, इस तरह के बिहेवियर्स होते हैं कि बंदा जो होता है, मतलब कि अगर दरवाज़ा बंद कर रहा है ना, उसके दिमाग में ये थॉट आएगा ठीक बंद हुआ है कि नहीं हुआ। बार बार 10 से 15 दफ़ा, 7 दफ़ा, 8 दफ़ा, 9 दफ़ा उसको घुमा के देखेगा, जो हमारा लॉक डोर होता है उसको घुमा घुमा के देखेगा कि भाई बंद हुआ है ये नहीं हुआ। तो ये इस तरह के कुछ एक्ट होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, इनको हम कहते हैं कंपल्शंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिकली ओसीडी डिसऑर्डर होता क्या है। कंपल्शन कैन एलिनेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि इतनी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है कि बंदा उकता जाता है, तंग आ जाता है। पहले वो ख्याल से उकताता है, फिर इन काम करते करते जो ये एक्ट कर रहे होता है उससे भी उकताना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऑफन कॉजिंग स्वेयर्स इमोशनल, इंटरपर्सनल, इवन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, ठीक है। द एबिलिटी टू रिलीव दिस स्ट्रेस इज ऑफन टेम्परेरी एंड इंडिविजुअल मे हैव अ हार्ड टाइम स्विचिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, ठीक है। ज़ाहिर बात है एक बंदा एक चीज़ पर अड़ गया है या अटक गया है तो वो उस चीज़ से निकलने में उसको देर लगेगी, और अगर वो उसमें देर लगाएगा तो ज़ाहिर बात है उसके जो डिफरेंट लाइफ एरियाज़ होंगे वो डेफिनेटली जो है अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और टास्क जो होते हैं एक टाइम पे आपने वो टास्क कंप्लीट करना है वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। द एक्ट फॉर दोज हु हैव ओसीडी में अपीयर पैरानॉइड का मतलब होता है कि वो शक्की मिजाज हो जाता है कि जी वो मशकूक किस्म के बिहेवियर्स करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा पोटेंशनली साइकोटिक सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं, डिस्कनेक्शन फ्रॉम द रियलिटी, चीज़ों से दूर जाना शुरू हो जाते हैं। हाउएवर ओसीडी सफ़र्स जनरली रिकॉग्नाइज देयर ऑब्सेशन एंड कंपल्शन एज इरेशनल। अच्छा, ओसीडी की एक ये बात होती है कि जो बंदा इस चीज़ को सफ़र कर रहा होता है उसको पता होता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो इरेशनली मेरे अंदर अक्कर हो रही हैं या मेरे अंदर होती जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि रफली 1/3 ऑफ 1/2 ऑफ द एडल्ट विद एसीडी रिपोर्ट अ चाइल्ड ऑनसेट ऑफ द डिसऑर्डर। अच्छा, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि बचपन में अगर आपके अंदर ओसीडी का कोई इम्पैक्ट आ रहा होता है तो वो एडल्टहुड में जाकर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और उसका एज इट इज़ अफेक्ट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कॉलेक्वल यूज़ ऑफ ओसीडी, कॉलेक्वल यूज़ ऑफ ओसीडी का मतलब है कि एक ओसीडी के बारे में जो एक आम इंसान का ख्याल होता है या हम इसमें आम तौर पर जो इस पर बात करते हैं, ठीक है। द फ्रेज ओसीडी या ऑब्सेशन कंपल्शन इज़ ऑफन यूज कॉलेक्वल टू इंडिकेट समवन हु इज़ एक्सेसिवली मेटिक्यूलियस, यानी कि अगर एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह का काम करता रहता है तो उसे हम ओसीडी क्या कर देते हैं, बोल देते हैं, ठीक है, या हम उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव एक फ्रेज़ होता है वो उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। परफेक्शनिस्ट
भी होते हैं ऐसे लोग जो कि चीज़ों को बार बार फिक्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑल्दो दीज साइंस आर प्रेजेंट इन OCD, अ पर्सन हु एग्जिबिट दैम डज नॉट नेसेसरी हैव OCD, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि उस बंदे को OCD ही हो, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि दे मस्ट इंस्टेड हैव अ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और नो क्लिनिकल कंडीशन एट ऑल। हो सकता है कि उनको जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में से कोई प्रॉब्लम हो, या फिर जी उनको OCPD हो, ठीक है, या फिर इसका कोई क्लिनिकल या फिर कंडीशन ना हो, या क्लिनिकल इसका कोई सिग्निफिकेंट ना हो। तो जी यहाँ से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि OCD में और OCPD में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। OCD वाला जो बंदा होता है वो ईगो डिस्टोनिक होता है, यानी कि जो डिसऑर्डर होता है गोज़ अगेंस्ट द पेशेंट सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि ये पेशेंट के सेल्फ कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट काम कर रहा होता है, ठीक है। देयर आइडिया ऑफ देयर आइडियल सेल्फ वुड नॉट इंक्लूड सिम्टम ऑफ OCD, यानी कि उनकी जो आइडियल सेल्फ होती है वो इसकी वजह से ख़राब नहीं होती, वो इसकी वजह से डिस्टॉर्ट नहीं होती, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर देखें हम OCPD को, तो वो होती है ईगोसिटोनिक। ईगोसिटोनिक होती है कि बंदे का जो बिहेवियर होता है वो अप्रोप्रिएट, रीजनेबल और कंपैटिबल होता है विद देयर सेल्फ इमेज, ठीक है। यानी कि वो अपनी सेल्फ इमेज के हिसाब से ही उसको बिगाड़ता जाता है या उसके हिसाब से उसको चेंज करता जाता है, तो सेल्फ इमेज जो है इसमें डिस्टर्ब होती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी, अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बारे में। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को देखें तो OCD के जो पर्सन है वो मस्ट एक्सपीरियंस करें ऑब्सेशन को, कंपल्शन को, और बोथ, या तो उनको ऑब्सेशन हो या कंपल्शन, दोनों आते हो, ठीक है। अब ये है कि सच ऑब्सेशन मस्ट बी अ डिग्री दैट लाई आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल रेंज ऑफ वरीज अबाउट द कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स। मैंने आपको बताया कि जनरली भी जो है हमें वहम आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो वहम शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं तब हम उनको ऑब्सेशंस कहेंगे, ठीक है, या ऑब्सेशन कंपल्शंस कहेंगे। अ पर्सन विल टेंड टू रिकॉग्नाइज द ऑब्सेशन एज द आइडियोसिंक्रेटिक और इरेशनल बट स्टिल मस्ट परफॉर्म देम, यानी उसको पता होता है कि ये जो होते हैं हम मेरे दिमाग का सारा फतूर है, ठीक है, ऑब्सेशन, लेकिन फिर भी वो उनको करता है, ठीक है। एडिशनली द डिग्री ऑफ ऑब्सेशन कंपल्शन मस्ट इम्पेयर सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड डेली लाइफ फंक्शनिंग, ठीक है। पहली बात कि ऑब्सेशन होना ज़रूरी है, दूसरी बात कंपल्शन भी हो, ठीक है, और ये इतने ज़्यादा हो कि वो रिकरेंट हो जाए या उनका साइकिल चलना शुरू हो जाए, और तीसरी बात ये कि वो उसकी लाइफ को सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी एटोलॉजी के बारे में। अच्छा जी, इटोलॉजी को देखें तो स्कॉलर जनरली एग्री दैट बोथ साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर प्ले अ रोल इन कॉजिंग द डिसऑर्डर, ऑल्दो देयर इज़ अ डिसएग्रीमेंट अबाउट विच अ प्ले अ ग्रेटर रोल, ठीक है। कहते हैं कि हमारे जो साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, वो दोनों एक रोल प्ले करते हैं इसको कॉज करने में, लेकिन समटाइम कोई ऐसा फैक्टर होता है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है या ग्रेटर रोल प्ले करता है इनमें से। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इंडिकेट दैट सम ऑब्सेशन कंपल्शन मे हैव एट अ वन पॉइंट बीइंग disadvantages such as compulsive hygiene, checking fire under the hearth, or honoring supplies, or monitoring or the environment for enemies। अच्छा, अब यहाँ पर वो ये बात करते हैं कि एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में ये बात कही जाती है कि समटाइम जो ऑब्सेशंस होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि जी देखना कि कोई चीज़ हमारी तरतीब में पड़ी है या नहीं पड़ी, चीज़ों को तरतीब से रखना, इसके अलावा जी आग को देखना कि आग सही से जल रही है कि नहीं जल रही, और मतलब कि कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं हमारे जो कि ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ फैक्ट एंड फिगर्स की। अगर बात की जाए कि OCD में जेनेटिक रोल कितना होता है, तो अगर हम ट्विन्स में देखें या फैमिली स्टडीज़ में देखें तो इसका जेनेटिक कंपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, यानी कि ये जेनेटिक्स में आती है, ठीक है। द डिसऑर्डर इज़ द 5 टाइम मोर फ्रिक्वेंट इन द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ऑफ पीपल, यानी कि ये 5 गुना ज़्यादा आता है अगर कोई और डिसऑर्डर की निस्बत, ठीक है। एडिशनली द कॉर्डेंस रेट ऑफ OCD अमंग आइडेंटिकल ट्विन इज़ 57%, यानी कि आइडेंटिकल ट्विन्स में 57% चांस होता है कि उनको OCD होता है। पेरेंटल ट्विन्स में 22% होता है। इसके अलावा जी ये है कि 2 डोजन पोटेंशियल जीन्स दैट मे बी इन्वॉल्व इन OCD, दीज जीन्स रेगुलेट द फंक्शन ऑफ 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स, सेरोटोनिन, डोपामीन एंड ग्लूटामेट। ये 3 ऐसे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनकी डिस्टर्बेंस या जिनके जेनेटिक प्रॉब्लम्स में या जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से जो है वो OCD कॉज हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद है कि OCD हैज़ अ लाइकली लिंक्ड टू एबनॉर्मेलिटी विद द न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, ऑल्दो दिस कुड बी ईदर अ कॉज और इफेक्ट ऑफ OCD। हो सकता है कि OCD जो है वो सेरोटोनिन की प्रॉब्लम या इम्बैलेंसिंग की वजह से हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये इसके अफेक्ट में हो, ठीक है। कॉज भी हो सकती है और अफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि OCD के अफेक्ट में भी सेरोटोनिन कम हो ज़्यादा हो सकता है। सेरोटोनिन इज़ थॉट टू बी हैव अ रोल इन द रेगुलेटिंग एंजाइटी, यानी कि ये हमारी एंजाइटी को रेगुलेट करता है सेरोटोनिन।
सेरोटोनिन रिसेप्टर ऑफ ओसीडी सफर में बी अंडर स्टिमुलेटेड, यानी कि अंडर स्टिमुलेशन में चले जाते हैं, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूट विद द ऑब्जर्वेशन दैट मे ओसीडी पेशेंट बेनिफिट फ्रॉम द यूज़ ऑफ सेलेक्टिव, ये वो SSRI को मतलब कि दिए जाते हैं इनको, ठीक है। अ क्लास ऑफ मेडिकेशन अलाउ मोर सेरोटोनिन टू रेडिली अवेलेबल, यानी कि ये आप एक किस्म से कह सकते हैं इनहिबिटर्स होते हैं, यानी कि उनको इनहिबिट कर देते हैं, जिसको अपटेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये रीअपटेक के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है कहते हैं कि ओसीडी जो है उसके अंदर एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है हमारा ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारे ब्रेन का फ्रंटल लोब का हिस्सा, जो कि हमारी लर्निंग और डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अगर इसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है तब भी जो है ओसीडी कॉज हो सकता है। तो ये तो हमने सारा देख लिया कि ओसीडी क्या है, ओसीडी की डोलॉजी, वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अब हम देखते हैं कि व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट, यानी कि ओसीडी वाले मरीजों को ट्रीटमेंट क्या दी जाती है। ट्रीटमेंट, बिहेवियरल थेरेपीज, CBT मेडिकेशंस आर रिगार्डेड द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ओसीडी, ठीक है। बिहेवियर थेरेपी, इसके अलावा CBT और मेडिकेशंस, ये तीन चीज़ें होती हैं जिनसे जो है वो ओसीडी को ट्रीट किया जा सकता है। स्पेसिफिक टेक्निक यूज्ड ऑफन यूज्ड इन द एक्सपोजर एंड रिचुअल प्रिवेंशन विच इन्वॉल्व ग्रेजुअल लर्निंग टू टॉलरेट द एंजाइटी एसोसिएटेड विद द नॉट परफॉर्मिंग द कंसेप्ट कंपल्शन और रिचुअल्स, यानी कि एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें जो होता है वो मैक्सिमम एक्सपोजर दिया जाता है ऑब्सेशंस का और रोका जाता है कंपल्शंस को करने से। इससे भी क्या होता है कि जो थोड़ा होता है वो कंट्रोल बन जाता है इंसान का अपने ऊपर और वो कंपल्शंस को अवॉइड करना शुरू कर देता है, ठीक है। एन एग्जाम्पल माइट बी लिविंग द हाउस, चेकिंग द लॉक ओनली वंस, एक्सपोजर विदाउट गोइंग बैक, चेकिंग अगेन, रिचुअल प्रिवेंशन, यानी कि अगर आप घर से बाहर निकले हैं और उस मतलब वो बंदा घर से बाहर निकला है, उसको ये सजेस्ट किया जाता है कि तुमने बार बार वहाँ पर जाके नहीं चेक करना, बस एक बार चेक कर लिया बहुत है। तो वो कोशिश करेगा कि वो एक बार चेक करे और उसके बाद जो है ये प्रिवेंशन हो जाएगी, मतलब ये दोबारा से दोबारा वो इस रिचुअल को परफॉर्म नहीं करेगा। द पर्सन हैबिचुअल टू द एंजाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशन एंड डिस्कवर दैट एंजाइटी लेवल हैज ड्रॉप्ड कंसिडरेबली, दे कैन लर्न प्रोग्रेसिवली नॉट चेकिंग द लॉक एट ऑल, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या होता है कि एक बार बंदे को पता चल जाए ना कि ये मेरी एंजाइटी की वजह से है या मेरी इनर प्रॉब्लम की वजह से है, तो वो उसको थोड़ा सा कम करना शुरू कर देता है, मतलब उसके ऊपर ओवरकम कर लेता है, ठीक है। तो ये बिहेवियल चेंजेस इसमें आना बहुत ज़रूरी होता है और CBT वही कि थॉट रिकंस्ट्रक्शन की जाती है, तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन पुट योर क्यूरीज इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और इसके अलावा जी आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, अपने कोई भी क्यूरीज या अपनी कोई भी बात अपने मेरे से पूछनी, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे गिवन ID लिंक्स पर, ठीक है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।